हैं भारत भूषण कपूर जी, उन्होंने सर्वप्रथम जो है जूते उतार कर जो उन्होंने ये गीत प्रज्वलित किया, क्योंकि आज जो है नारद जी की जयंती के उपलक्ष्य में विजय कुमार जी का स्वागत कर रहे हैं। और स्मार्ट सिटी भी है, साथ साथ देश और अपनी सूचना का संचार किया जा सके। नारद मुनि जी के हाथ में हमेशा वीणा मौजूद रहता था, जैसा कि हम सभी ने देखा भी होगा। नारायण नारायण करते करते कभी इधर कभी उधर, उनकी इधर और उधर से जो सूचना थी वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती थी। आइए हम भी उसी तरह अपनी कलम और कैमरे का समाज हित में और राष्ट्र हित के लिए उपयोग करें। जैसे नारद जी अपनी वीणा का उपयोग करते थे, ठीक उसी तरह हम लोग भी अपनी कलम और अपने कैमरे का समाज हित में, राष्ट्र हित में उपयोग करें। कहा गया है कि नारद जी सच्चे और निर्दोष लोगों की जो पुकार थी उसे भगवान तक पहुंचाते थे। उन्होंने देवताओं के साथ असुरों का भी सही मार्गदर्शन किया। यही वह वजह है जिसके कारण हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। यही वह वजह है जिसके कारण सभी लोगों में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और नारद जयंती मनाई जाती है। नारद जी आदि पत्रकार के रूप में हमारे सभी इतिहास में देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, उनका वर्णन भी है। और जो पत्रकारिता है, आप मान के चलिए कि वो भी किस तरह के पत्रकार थे और आज हम किस तरह के पत्रकार हैं। विजय कुमार जी प्रांत प्रचारक स्वयं सेवक संघ से हैं, हरियाणा से। वो उनका मेरे को सानिध्य मिलेगा। और हमारे भारत भूषण कपूर साहब मुख्य अतिथि के रूप में, और आर.पी. सैनी साहब हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिंसिपल साहब DAV कॉलेज के, हमारे जैन साहब, विस्पाल राणा जी, हमारे महेंद्र जी, जिला कार्यवाह साहब और बहुत से सारे सम्मानित जो साथीगण आज यहाँ आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के लिए के को मीडिया डे कह लो या इसको चौथे स्तंभ का जो दिन है, दिवस आज हम मना रहे हैं नारद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, वो एक हमें याद करने की जरूरत है कि हम किस तरह से एक सजग प्रहरी के रूप में लोकतंत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ मीडिया के लोगों ने जहाँ तक आज जितना अवेयरनेस और जागरूकता है मीडिया में, और जिस तरह से सोशल मीडिया अपना रूप ले चुका है अच्छे तरीके से, तो ये एक इतना जबरदस्त सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर रहा है कि आज बहुत सारी चीजें जो है मीडिया के योगदान की वजह से सीधे ट्रैक पे आ रही है। अगर कोई आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है तो वो ट्रैक पे आ रही है, और उसमें मैं समझता हूँ कि हमें तालियों की गड़गड़ाहट से आज इस आयोजन के माध्यम से उन सभी हमारे मीडिया के साथी जो सजग प्रहरी भी हैं, हमारे बहादुर मीडिया के साथी हैं, उनका अभिवादन करना चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट से। आजकल विश्व के अंदर कुछ भी नहीं घटना घट रही है। आजकल युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के अंदर, तो वो भी हमारे सामने कुछ भी जो इंफॉर्मेशन आती है वो मीडिया ही लेके आती है। तो मेरा यही अपना विचार है कि जो मीडिया है वो अपना काम पूरी तरीके से और सही तरीके से करे। मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिए बुलाया गया है, तो सबसे पहले तो मैं देव ऋषि नारद मुनि जी की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उसके बाद 5 मिनट केवल आपसे संबंधित जो है, जो आपके कैरियर से संबंधित जो बातें हैं, और जो हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं
उन्होंने अपना पत्रकारिता में अपना कैरियर एस्टेब्लिश कर लिया है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो किस तरह से जो है ना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए कुछ 2-4-5 मिनट आपसे बात करूंगा। और पत्रकारिता जो विषय है वो ज्यादातर विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जितने भी विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थी पत्रकारिता की डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, क्या वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल कर पाते हैं? क्या एक क्लास के 60 विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी के 60 विद्यार्थी रोहित सरदाना जैसा नाम कमा पाते हैं? अगर नहीं कमा पाते हैं तो हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। जो नौकरी वाला जो एक उनकी मानसिकता है वो बदलेगी नहीं। आप देखिए, विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हैं, जब भी कॉलेज में वो दाखिला लेते हैं उनका एक ही ध्येय रहता है, मुझे क्लर्क बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे जो है ना मैनेजर बनना है। नौकर, सिर्फ नौकर वाली मानसिकता उसके मन में है कि मुझे, चाहे वो नौकर क्लरिकल लेवल का है, चाहे वो नौकर आईएएस लेवल का है, मुझे केवल नौकर बनना है। अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हमें जॉब सीकर नहीं बनना है, हमें जॉब प्रोवाइडर बनना है। और वो कब बन सकते हैं? जब हम अपनी मानसिकता में अपनी दृष्टिकोण को बदलेंगे, ये सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाकर ही हम जो है ना राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकते, बल्कि अन्य तरीकों से भी हम जो है ना अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। उसके तौर पे जैसे डीएवी कॉलेज के प्राचार्य माननीय श्री भारती सैनी जी, मंच पर उपस्थित अन्य वक्ता, आपका मैं हृदय में आभार व्यक्त करता हूँ। पत्रकारिता का योगदान विषय पर विचारों का आदान प्रदान करने हेतु एकत्रित हुए हैं। आज की इस विचार संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने पर सम्मानित होने का मैं बहुत ही हृदय से महसूस कर रहा हूँ, जिसके लिए एक ऐसा पेशा है जिसे समाज को सजग करने का एक दायित्व मिला हुआ है और जो कि एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इस पेशे में सेवारत सभी पत्रकार बंधु प्रारंभ से ही अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपना एक विशेष स्थान समाज में स्थापित करते हैं और किसी भी युग में ये चुनौतियां कम होंगी इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि यह व्यवसाय समाज को एक आईना दिखाने का व्यवसाय है और सच्चाई को क्योंकि बहुत कम पसंद किया जाता है, यह योग का क्षेत्र है, भूख का नहीं। पत्रकार साथियों को अनेक दुष्कर परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। इस बारे में हमारे यहाँ पधारे हुए हमारे RSS के प्रांत प्रचारक श्री विजय कुमार जी, जो कि आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी हैं, विस्तार में हमें बता पाएंगे। क्योंकि कहना चाहूँगा कि हमने अनेक फिल्मों और अनेक धार्मिक धारावाहिकों में नारद जी को इधर की खबर उधर और उधर की खबर इधर देते हुए नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए, उद्बोधन करते हुए, प्रेषित करते हुए देखा होगा। यदि हम गहराई से गौर करें तो एकदम हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि सूचनाओं का ये आदान प्रदान कल्याणकारी भावना से किया गया था, ना कि किसी कलह कलेश के लिए, जिसके बारे में उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। नारद जी पुराने काल के हर काल में विद्यमान रहे। सतयुग में वे राजा हरिश्चंद्र को आदर्श राजधर्म का मार्ग दिखाते हैं। त्रेता युग में राम जी को असुरों दैत्यों के विनाश हेतु प्रेरित करते हैं। द्वापर युग में सक्रिय सलाहकार की एक भूमिका निभाते हैं। लेकिन तथ्यों के आधार पर माना जा सकता है कि पिछले 200 वर्षों में महाराज जी की छवि को नष्ट भ्रष्ट करने का एक योजनाबद्ध प्रयास हुआ और उन्हें विवाद बढ़ने वाला पात्र सम्मानित करने की निराशाजनक व पूर्वाग्रह से संघर्षित घोषित की गई है, जो हर वर्ग की तकलीफें दूर करने में निस्वार्थ भाव से जुटे हुए हैं। हर कार्यकर्ता के दुख सुख का वे पूरा ध्यान रखते हैं और उसमें वे निश्चिंत शरीक होते हैं। अभी पिछले सप्ताह
हमारे बैंगरफाल राजघराना में एक भयंकर अग्निकांड हो गया, जिसके पश्चात उनका विनम्र संदेश प्राप्त हुआ तो ऐसा लगा मानो किसी आदमी ने सिर पर संदावना भरा हाथ स्नेहपूर्वक रख दिया और अपना संपूर्ण आशीर्वाद हम पर उड़ेल दिया। अपने उद्बोधन के अंत में मैं यही कहूँगा कि आज हम सभी से मिलकर अद्भुत धन्यता महसूस कर रहा हूँ और आप जैसे गणमान्य लोग मुझे सहित आप सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा से यही विनती करूँगा कि आप जैसे गुरु व्यक्तियों का साथ सदा बना रहे और आपसे सतत भेंट होती रहे। और मैं समस्त पत्रकार बंधुओं को सराहनापूर्वक नमन करते हुए भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार जगत के सुरक्षित एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार बंधु, सीनियर जर्नलिस्ट शैलेंद्र जैन जी, संवाद समन्वय और विश्व संवाद केंद्र के जितने भी आयोजक साथी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, सबका इस कार्यक्रम में अपने कॉलेज में अभिनंदन करते हुए, क्योंकि वो विराजमान है मुख्य वक्ता के रूप में। मेरी इच्छा भी रही एक दो बार पहले उनको आमंत्रित करने की, और मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पे, उसमें उनसे प्रार्थना की थी, लेकिन वो कहीं बाहर थे, प्रवास के दौरान यहाँ नहीं थे, इसलिए वो आ नहीं पाए थे। तो आज के इस कार्यक्रम में वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत उनके आगमन की खुशी है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ये खुशी की बात है, क्योंकि जब इस प्रकार के राष्ट्रभक्त तपस्वी व्यक्तित्व जिन्होंने भारत माता की सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज की सेवा के लिए अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय लगा दिया हो, उनको जब हम सुनेंगे, उनकी जो वेव्स हैं, उनके मुंह से निकली हुई एक बात हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगी। इसी को उपलक्ष्य में सिंबॉलिक तौर पर रखा गया है, क्योंकि सारे करनाल जिला के पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं और वो बहुत अच्छे से, जैसे अभी वक्ताओं ने, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का पत्रकारिता, नकारात्मक सकारात्मक सूचनाओं का आदान प्रदान जनमत के निर्माण में और देश के निर्माण में पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उनको बहुत सी चीज़ों से, नकारात्मक सकारात्मक और बहुत ही ऐसी परिस्थितियों से गुजर करके सच्चाई व्यक्त करनी होती है, और सभी सच्चाई व्यक्त करने का मादा नहीं रखते। अभी धर्मपाल जी ने जैसा बोला कि रोहित सरदाना जी जैसे जो फ्रंट रनर है वो नहीं बन सकते, तो कम से कम अपनी बात को अच्छे तरीके से हम रखने वाले जरूर सकारात्मक सोच के साथ बढ़ें। पिछले 200 साल में नारद जी की जो भूमिका है उसको किस प्रकार से दर्शाया गया है, ये बात भी हमारे मुख्य अतिथि ने हमारे बीच में रखी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक होने के नाते, जैसा कि डॉक्टर धर्मपाल जी ने भी अपनी बात में कहा, मैं भी वही बात उन्हें रिपीट करना चाहता हूँ कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो वास्तव में कोई बेरोजगारों की फौज या नौकरों की फौज या कोई इस प्रकार की फौज का निर्माण करना नहीं है, बल्कि अच्छे नागरिकों, सभ्य नागरिकों का निर्माण करना, ऐसे नागरिक जिनमें राष्ट्रीय चरित्र हो। और लगभग 25 वर्ष के बाद अपने कॉलेज के सामने से दोबारा निकला, अपने पुराने कॉलेज को याद करता हुआ मैं भी कॉलेज के अंदर घुसा, तो कॉलेज का लॉन, कॉलेज के प्रधानाचार्य जी का कक्ष, ये सेमिनार हॉल, तो यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, आपको बधाई हो इस बात के लिए। तो वो जब कॉलेज के सामने से निकला, तो उसके ध्यान में आया कि चलो एक बार कॉलेज में देखता ही जाऊं, मेरा पुराना कॉलेज है, मन के अंदर भावना रहती है। तो उसने अपनी गाड़ी पार्क की और कॉलेज के अंदर बिना किसी को बताए बड़े शानदार सामान्य तरीके से, हालांकि बड़ा उद्योगपति था, सामान्य रीति से अपने विद्यालय के अंदर गया। और विद्यालय के अंदर उसने जाते हुए देखा कि जो द्वार पर चौकीदार बैठे थे, तो उसको ध्यान में आया कि ये लगभग 60 वर्ष के हैं और ये वही पुराने रामू काका उसके अपने कॉलेज के समय में थे। तो उसने श्रद्धा से नमस्कार भी की, प्रणाम भी किया और उनको कहा कि बाबा वही पुराने रामू काका। अब ये कॉलेज की यादों में खो गया है। थोड़ा आगे गया, आगे जहाँ पर पहले पानी पीने की व्यवस्था होती थी वही अब थी। इतने कि उसके समय में, उस समय वाटर कूलर नहीं लगा हुआ था, शेड नहीं बना हुआ था, केवल एक हैंडपंप था।
लेकिन इसको ध्यान में आया कि वही पुरानी पानी पीने की जगह थोड़ा और आगे बढ़ा, एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ तो वैसे ही बहुत पुराना चलता है। मैंने कहा वही पुराना बरगद का पेड़, आगे गर्ल्स विंग का हॉस्टल था। गर्ल्स विंग के हॉस्टल से एक बहन बाहर निकली और एक अध्यापक ने उसको टोक दिया, कहाँ जा रही है? और पीछे पीछे एक लड़का भी था। और इसलिए तब तक पहुंचा था, वही पुराने रामू काका, वही पुराना पानी का स्थान, वही पुराना बड़ का पेड़। और जैसे ही नजदीक पहुंचा, उस बेटी ने कहा, बहन ने कहा, सर मैं जा रही थी, ये मेरा कजन है मेरा। तो सर सुनता है, वही पुराने बहाने। तो कॉलेज की कुछ चीजें तो पुरानी नहीं होती, और ये जो बैठ के गपशप करना ना, ये भी पुराना मामला है, चाहे 25-30 साल चाहे डॉक्टर साहब के समय में ये कॉलेज में पढ़ते होंगे, चाहे राधेश्याम जी के समय में पढ़ते होंगे, उनके बाद के समय में हमने कॉलेज पास किया। उस समय और इस समय में कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये मनुष्य का मन है। लेकिन इस मनुष्य के मन के अंतर्गत ही अपने रिस्क लेने के कारण से, यानी पत्रकार के रूप में कोई व्यक्ति कितना रिस्क लेता है। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, युद्ध भूमि में जाकर भी उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाता है। देश में आतंकवादी हमला कहीं अगर हो गया, ट्रेड सेंटर पर हो गया, तो वहां जाकर भी पत्रकारिता करता है। ऐसे रिस्की वातावरण में, ऐसी नियमितता के तौर पर नित्य प्रति जो हम तक समाचार पहुंचाते हैं, ऐसे पत्रकारों के सम्मान का कार्यक्रम है। इसलिए आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूं। और ये जो पत्रकार बंधु हैं, वर्तमान में पत्रकार के साथ छायाकार भी हो गए हैं, सोशल मीडिया वाले भी हो गए हैं। पहले पूरे समाज के अंदर सूचनाएं पहुंचाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले समाज के अंदर जब कोई सूचनाएं पहुंचानी होती थी, तो हमारे हिंदू दर्शन के अंदर सब लोगों को सब बातें पहुंचाने का क्या सिस्टम था? तो मेले लगा करते थे, गोष्ठियां हुआ करती थी, बड़े हवन यज्ञ इत्यादि होते थे, जिसमें समाज बंधु इकट्ठे होते थे, और जो भी वहां पर वक्ता, जो भी वहां पर प्रबुद्ध जन होते थे, वो अपना विषय पूरे समाज के सामने रखते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसी बड़ी गोष्ठियां बंद हो गई हैं। अब तो हर घर में और हर व्यक्ति के पास और हर एक के दिमाग में सूचनाएं पहुंचाने का सिस्टम विकसित हो गया। वो चाहे कुछ भी हो, प्रिंट मीडिया होगा, सोशल मीडिया होगा, सीधा सीधा हमारे पास अखबार आती होगी, कोई पत्रिका आती होगी, नहीं तो हमारा मोबाइल सब कुछ बता देता है। ऐसा 24 घंटे सूचनाओं का अंबार है। ऐसा युग बदल गया है, लेकिन उस बदले हुए युग में पत्रकार जो घूम घूम कर काम करता है, उसकी भूमिका कम हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए पिछले लगभग 10 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महर्षि नारद जी के नाम पर उन पत्रकारों का सम्मान देने का कार्यक्रम शुरू किया। और ये कार्यक्रम लगभग पिछले 10 वर्ष से कर रहे हैं कि जब महर्षि नारद जी की जयंती आएगी, उनकी जयंती को निमित्त मानकर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बंधु, समाज के ये जो लोग हैं, जो पत्रकारिता रूपी व्यवसाय को बनाए हुए हैं, इतना रिस्क लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इन सबको प्रणाम करने के लिए, इन सबका गुणगान करने के लिए, इन सबको नमन करने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर इनकी भी कोई बातचीत है तो वो भी मीठे मीठे तरीके से बताने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अब उसमें से प्रश्न ये आ सकता है कि महर्षि नारद क्या बनते हैं हमें इसके अंदर? पत्रकारों का सम्मान कीजिए, लेकिन नारद जी कौन थे? तो हमने भी यहाँ पर शब्द प्रयोग किया कि महर्षि नारद आदि पत्रकार थे। अब ये महर्षि नारद आदि पत्रकार थे। जब हमने 10 साल पहले कार्यक्रम शुरू किया, उस समय ये बात कही तो कुछ ऐसे बंधु जिनको ऐसे ही समाज के अंदर कुछ ना कुछ कहने की आदत होती है, और जो हिंदुत्व के और संघ के विरोधी हैं, उन्होंने कहा नारद जी कौन से पत्रकार थे? ये संघ वाले भी पता नहीं कौन कौन सी नई बात करते रहते हैं। लेकिन आज करते रहते हैं कि नहीं करते रहते, उसका तो मैं प्रमाण दूंगा। लेकिन ये मुझे सुन के बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बेशक हम नहीं गढ़ी हो, लेकिन आज हमने नारद जयंती को पत्रकारों के आदि गुरु और आदि पर्व के रूप में विख्यात कर दिया। ये हमारी ताकत है। आज देश दुनिया भर के पत्रकार मानते हैं कि महर्षि नारद हमारे आदि गुरु थे, आदि पुरुष थे। और ये कोई नहा कि नहीं है, इसका कारण है। यहाँ पत्रकारिता के बनने वाले विद्यार्थी भी बैठे हैं, मैं उनको भी ध्यान कराना चाहूंगा। हम सोचकर देखें महर्षि नारद कौन थे? देव ऋषि, महर्षि, ऐसी उनको उपाधि हमने दी है। उनके बारे में जैसे पहले मंच से बताया, नारायण नारायण, एक विदूषक, विदूषक बड़ा अच्छा शब्द है, और अगर इसका सरल शब्द बोलना पड़े तो एक जोकर। इस तरह की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में कुछ टीवी के सीरियल्स ने, फिल्मों ने उनकी बनाई है। हमको भी लगता है कि जो व्यक्ति इधर की बात उधर करता है, जो व्यक्ति झगड़ा कराता है, जो व्यक्ति गड़बड़ करता है, वो तो नारद मुनि की भूमिका में आता है।
लेकिन अगर गंभीरता से विचार करेंगे तो नारद जी केवल यही थे क्या, या केवल वो हम सोच भी नहीं सकते। नारद जी ने अपने पुरुषार्थ से, अपनी हिम्मत से, अपनी तपस्या से देव ऋषि की उपाधि हासिल की थी। पहले पहली बात तो ऋषि थे। ऋषि वही होते हैं जो रिसर्च करते हैं। आज की भाषा में जिसको रिसर्चर्स कहते हैं, वो रिसर्च करने वाले उस समय ऋषि होते थे। तो उन्होंने कितनी रिसर्च की होगी कि उनको ऋषि की उपाधि मिली, और वो देवताओं, दानवों, मानवों सबके पास जाकर घूमते थे। ऐसी उन्होंने पुरुषार्थ से सिद्धि हासिल की थी, इसलिए उनको देव ऋषि नारद कहा जाता है। और ये देव ऋषि नारद केवल सूचनाओं के आदान प्रदान नहीं करते थे, वो पूरे देश के अंदर चूंकि घूमते थे, उनका एक क्रम था, उनका एक तरीका था। वो पलक झपकते ही, मेरे को कल रोहतक से पंचकुला पहुंचना था, तो रास्ता लंबा था, तो मैंने उनको कहा काश ऐसी कोई मशीन होती जिसके अंदर हम घुसते और सीधा पंचकुला पहुंच जाते, या घुसते और सीधा 10 साल पहले 5 साल आगे पहुंच जाते थे। उस समय ऐसी कोई मशीन थी नहीं थी, लेकिन देवऋषि नारद के पास ऐसी उपलब्धि थी कि वो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते थे। इतनी सिद्धि किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात थोड़ी है। और ये सिद्धि, ये परमिट उन्होंने अपने पुरुषार्थ से हासिल किया था। और जहां जाते थे वहां के कष्ट सुनते थे, वहां की समस्या सुनते थे, और संबंधित व्यक्ति को बताते थे, और संबंधित व्यक्ति के मन के अंदर इस बात का दबाव भी डालते थे कि ये समस्या ठीक होनी चाहिए। पृथ्वी लोक पर ये दिक्कत है, ये देवताओं को बताते थे। दानवों के मन के अंदर क्या चल रहा है, ये देवताओं को बताते थे। देवता भी अगर कुछ गड़बड़ करते थे तो उनके भी कान पकड़ने का काम जो करते थे वो देवऋषि नारद करते थे। इसलिए वो आदि गुरु है, इसलिए वो हमारे पत्रकारों के प्रमुख है, ऐसा हमको मानना चाहिए। हम सब पत्रकार बंधु केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन चूंकि नारद जी को हमने देवऋषि माना, पत्रकारों का जनक माना, इसलिए उनके समझ की जो 2-3 बातें जो हमें आ जानी चाहिए, ऐसी बातें ध्यान कराता हूँ। हम सबने सुना कि इस देश के अंदर रामायण, महाभारत ये सब रचना हुई है, हम सबके मानसिक विकास के लिए हुई है, हम सबको कुछ अच्छा बनाने के लिए हुई है। आप कल्पना कीजिए कि वाल्मीकि जी ने रामायण क्यों लिखी, इसकी कई सारी घटनाएं थी, लेकिन प्रमाण ये बताते हैं महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा देवऋषि नारद ने दी थी। उनके मन के अंदर ऐसा आया था कि पृथ्वी के अंदर आने वाले समय के अंदर जितने भी लोग हैं वो कैसा जीवन जिए, उनके डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, ये किसी परमात्मा की कहानी के माध्यम से लोगों को पता चलना चाहिए। इसलिए रामायण लिखने की प्रेरणा महर्षि वाल्मीकि जी को, और महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत लिखने की प्रेरणा, ये आदि गुरु जिनको हम पत्रकार मानते हैं, ऐसे महर्षि नारद ने की थी। जब हम पत्रकारिता करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, तो केवल पत्रकारिता ही नहीं, ऐसे भविष्य के अंदर तो समाज उपयोगी चीज है, ऐसा समाज के बड़ों के मनों में डालना, ये भी हमारा काम है। इस बहाने से मैंने ये भी ध्यान कराया, और नारद जी के बारे में 2 बातें भी ध्यान कराई। और हमने सुना कि नारद जी कला कराते थे, मैं भी मानता हूँ बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन उसको किस रूप में देखना चाहिए। नारद जी ने जिन जिन विषयों पर कला कराई वो सोच समझ कर कराई, क्योंकि उनको पता था, वो भूतकाल वर्तमान काल को जानते थे, अपनी सिद्धियों के आधार पर कहीं ना कहीं भविष्य को भी जानते थे। तो भविष्य में जो होना चाहिए और उसकी तरफ जनता प्रेरित नहीं हो रही, उसकी प्रेरणा देने के लिए वो कला भी कराते थे। 2 उदाहरण आपको बताता हूँ। हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। कंस उसके अपने मामा ही थे। जब कंस अपनी बहन की डोली को बड़े सम्मान के साथ, बड़े स्नेह के साथ, बड़े आदर के साथ, क्योंकि वो अपनी उस बहन को अतिरिक्त स्नेह करता था, उसकी डोली को जब लेकर जा रहा था, तब आकाशवाणी होती है कि हे कंस, इसी देवकी का 7वां पुत्र तेरा वध करेगा। अब बहन के प्रति इतना स्नेह था कि कंस का मन कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगा कि ये 7वीं संतान होने और ना होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अपनी बहन को मार दूं, नहीं, बहन को कैसे मार सकता हूँ, इसकी संतान को मार दूं, नहीं, वो तो मेरे अपने रक्त हो गए, अपना भांजा हो गया, चलो 7वीं संतान को मार दूंगा। इस निष्कर्ष पर वो पहुंच गया था। वही तो खतरनाक है। लेकिन देवऋषि नारद उस समय आए और उन्होंने कंस के कंफ्यूजन वाले मन को दूर करते उसको प्रेरणा दी, 7 को मार दे। कुछ पता नहीं है विष्णु जी कैसे हैं, क्या पता इन्होंने गोल चक्कर के अंदर 7 रखे, और गोल चक्कर के अंदर पहला कौन सा होता है, चौथा कौन सा होता है, 7वां कौन सा होता है, ये किसी को नहीं पता, इसलिए 7 को मार दे। तो कोई सोच सकता है कितने खराब आदमी थे नारद जी, कितने क्रूर व्यक्ति थे, 7 को मरवा दिया। लेकिन प्रकृति ने उन 7 की अल्पायु ही लिखी हुई थी, उनको धरती पर आते ही जाना था। इसकी व्यवस्था बनाने का काम कुल मिला के नारद जी ने किया। ये उनके कला का तरीका था। यानी जो बाद में समाज में होना है उसकी दिशा उन्होंने दी है। इसको आप किस रूप में देखते हैं, ये आपकी मर्जी है। हिरण्यकश्यप ने तपस्या करते करते सिद्धियां हासिल की,
और सिद्धियां हासिल करने के क्रम से तपस्या करने के लिए जब वो गया तो हिरण्यकश्यप राक्षस ही था। देवता भी, मैंने कहा ना, सारे देवता दूध के धुले नहीं होते। उस समय देवताओं ने, क्योंकि ये हिरण्यकश्यप राक्षस है, इसलिए इसकी पत्नी को इस समय हरण करने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, ऐसा देवताओं के मन के अंदर आया। उस समय देवता उनकी पत्नी और बच्चों को, पत्नी और परिवार को मार सकते थे, लेकिन नारद जी ने उस समय देवताओं के विरोध में जाकर हिरण्यकश्यप की पत्नी की रक्षा की। समाज में अगर बड़ा व्यक्ति भी अत्याचार करता है तो भी पत्रकारिता धर्म है उसका विरोध करना। उसकी पत्नी की रक्षा की, जिसके कारण से प्रहलाद पैदा हुए और कुल मिला के राक्षसों का नाश हुआ। यानी कला करवाने का हमारा कोई तरीका केवल कला कराने के लिए कला नहीं कराई। उनकी जितनी भी कला कराने के प्रसंग आते हैं, उन सबके पीछे लोक मंगल की भावना है, उन सबके पीछे उनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, उन सबके पीछे उनका समाज को दिशा देने का तरीका है। इसलिए हमने पत्रकारों के रूप में जिनको आदर्श माना जाना चाहिए, जिनकी ये सारी योग्यताएं हमारे अंदर भी आनी चाहिए, और फिर कुल मिला के कभी कभी हम देखते हैं ना जी, अगर किसी को बुद्धि चाहिए तो माता सरस्वती जी के पास जाता है, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है पुराणों में। किसी को बल की उपासना करनी है तो हनुमान जी के पास जाएगा। किसी को धन चाहिए, एक बार दीपावली के अवसर में मेरे को एक कार्यकर्ता ने कहा, भाई साहब आइए हमारे घर पे लक्ष्मी पूजन कीजिए। तो मैंने कहा, मैं तो गृहस्थ आदमी नहीं हूँ, मैं तो समाज के काम के लिए निकला हूँ। हाँ, घर गृहस्थी में धन की आवश्यकता पड़ती है, आप लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए, मैं सरस्वती माता की पूजा करूंगा, दोनों मिलकर समाज के लिए फिर काम करेंगे। तो जिनको लक्ष्मी की पूजा करनी है, वो धन की पूजा करनी है, वो लक्ष्मी जी के पास जाएगा। इसी तरह से पत्रकारों को अपने आदि पुरुष के लिए भी किसी न किसी को मानना है तो ये महर्षि नारद हो सकते हैं। और ये बात संघ ने स्थापित नहीं की है, ये पूर्वजों ने स्थापित किया है। इसका भी एक उदाहरण देकर आगे बढ़ूंगा। वास्तव में कभी कभी संघ के बारे में कहा जाता है कि संघ नई नई चीजें चला देता है। जैसे भारत हिंदू राष्ट्र है, ये संघ का चलाया हुआ विषय नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है, संघ केवल उसको आगे बढ़ा रहा है। परम पवित्र भगवा ध्वज हमारा सांस्कृतिक ध्वज है, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। सांस्कृतिक ध्वज के रूप में भगवा ध्वज है, जो राम कृष्ण इनके पास था, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पास था, जो वीर शिवाजी के पास था, ऐसे सबके पास था। इसलिए संघ ने उसको सांस्कृतिक ध्वज के रूप में आगे बढ़ाया है, कोई नई स्थापना नहीं की। इसी तरह से महर्षि नारद आदि पत्रकार थे, इसको संघ ने आगे बढ़ाया, संघ ने स्थापित नहीं किया। हम सबको पता होना चाहिए, ध्यान में आ जाएगा, कभी आप गूगल में सर्च करेंगे 1826 में इस देश के अंदर पहली साप्ताहिक हिंदी अखबार निकली थी, बंगाल के अंदर। तो ये जो पहली साप्ताहिक हिंदी अखबार निकली थी, उसका नाम था उदंड मार्तंड। वो जिन्होंने भी शुरू की होगी, उन्होंने यही सोच के शुरू की थी कि आदि गुरु के रूप में पत्रकार नारद जी हैं। इसलिए अभी बहन जी ने बताया, नारद जयंती द्वादशी को आई है, अभी एकादशी आज 2 दिन हो चुके हैं। तो उस द्वादशी में 1826 में ही उन्होंने इस पत्रकार की पत्रिका की स्थापना की थी और प्रेषित किया था, क्योंकि वो भी ये मानते थे कि आदि गुरु नारद जी हैं। तो ये हमने स्थापित नहीं की। 1826 में जो स्थापित हुई थी, 1925 में संघ शुरू हुआ था। लेकिन वर्तमान के अंदर इस पत्रकार बंधुओं को हमेशा गालियां ही मिलती हैं, हमेशा दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। उनको सम्मान मिलना चाहिए, तो उनको सम्मान देने के लिए नारद जयंती वाला दिन हमने छाटा है। हमने नारद जी को आदि पत्रकार नहीं बनाया, वो तो दुनिया ने बनाया, विश्व ने बनाया, उनके अपने पुरुषार्थ ने बनाया। लेकिन हम केवल उसको उस तात्पर्य में स्थापित कर रहे हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। संघ करता नहीं, लेकिन एक बात अच्छी है, जो संघ करना चाहता है वो कर लेता है। ऐसी अगर दुनिया मानती है तो हाँ, हमने ही किया है। और ये जो आज जी का नाम आया, अभी 3 वर्ष पहले जब वो थे, तीसरे पत्रकारों का सम्मान होने वाला है। अभी उस पंचकुला के कार्यक्रम में वातावरण बनाना शुरू करते हैं, कोरस्पोंडेंस जाकर खुद कहते हैं। और कुछ लोग तो अपनी मर्जी से अपनी प्रशंसा करवाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए हमको एडवर्टाइजमेंट देते हैं। कोई हमारे दबाव में भी देता है, और क्षमा करें, किसी को ब्लैकमेल करके भी लेते हैं। लेकिन ये सारा उपक्रम कब करते हैं? 1 जनवरी को करते हैं। अगर आपको समाज के अंदर अपनी अच्छी छवि दिखानी है तो 1 जनवरी को करो, चाहे ना करो, धीरे धीरे वो खत्म होता हुआ आ जाएगा। क्योंकि 1 जनवरी पर करना तो अज्ञानता का, नकलची होने का और बेवकूफ होने का प्रमाण है। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है, कभी कभी लगता है ना जनवरी है भी क्या, पूरे दुनिया को पता है। हम किसी से पूछ लो, भाई साहब दीपावली कब आएगी? दीपावली नवंबर में आई थी पिछली बार, नहीं इस बार तो सितंबर में आएगी। कोई कंफ्यूजन रहता नहीं पता, क्योंकि अंग्रेजी कालगणना का कोई लॉजिक नहीं है।
जबकि हमारी काल गणना, जिसके लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, जिसके लिए आप समाज में वातावरण बना सकते हैं, उस काल गणना में पुक्का तय है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। हम सबने दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ा हुआ है क्या? दीपावली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को आता है। इसके लिए किस प्रमाण की जरूरत है? तो जो चीज वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक वाले काम को क्यों ना आप जनता के अंदर प्रसारित करवाएं? और ये आपकी पत्रकारिता के माध्यम से हो सकता है। ऐसी कुछ बातों के लिए आपको टोकना भी, ये भी मैं अपना धर्म समझता हूँ आज के दिन, और जो आप कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करना भी, इसी काम के लिए श्री नारद जयंती जी के अवसर को हमने माना है। इस जयंती पर मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। में इस बात के लिए तरसेंगे। भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनने वाला देश है, भारत दुनिया को दिशा दिखाने वाला देश है, लेकिन इस बात का एहसास हमको करना पड़ेगा। अभी पिछले प्रवास के दौरान मोदी जी ने विदेश में जो बात कही, उन्होंने विदेश को, जर्मनी के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तुम अपना देश छोड़कर आए थे ना, वहां के भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तुम अपना देश छोड़कर आए थे तो इसलिए छोड़कर आए थे कि भारत के पास क्षमताएं कम है, अवसर कम है, आपके लिए पैसा कम होगा। लेकिन आज आप उस भारत को देखो, आज भारत इस जर्मनी से भी कई गुना आगे है। आज भारत के अंदर जो वैक्सीनेशन हुआ है, दुनिया के तमाम देशों को हमने वैक्सीनेट किया है। अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब हमारे देश के अंदर मेरे को वैक्सीन लगी, तीसरे दिन मेरे मोबाइल पर संदेश आ गया। मैं कहा तेरे देश को तीसरे दिन इंतजार करना पड़ेगा, हमारे देश के अंदर आधे घंटे के अंदर मोबाइल के अंदर अपलोड हो जाता है। किस किस तकनीक में हम कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जिन टुकड़े टुकड़े गैंग की मैंने बात की और जिन कम्युनिस्ट विचारधारा के पत्रकारों की बात की, उनके कारण से हमारा थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। उस मोरल डाउन को हम अप करें और ये पत्रकार भी उसको अप करेंगे तो निश्चित रूप से बिना किसी समस्या के भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। और उस दिन की बधाई देता हुआ कि जिस दिन भारत विश्वगुरु बनेगा, और इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों का धन्यवाद करता हुआ और नारद जयंती पर सब पत्रकारों को सम्मान करता हुआ अपनी बातचीत समाप्त करूंगा। आप सबको हाँ जी, यस सर थोड़ा सा साइड में सर साइड